मणिपुर, जहाँ पर पिछले एक साल से काफ़ी एथनिक क्लैशेस देखने को मिले बिटवीन मैतीस एंड कुकीज़, और अभी भी वहाँ पर जो नॉर्मलसी है वो पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुई है। भले ही जो मणिपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेडी थे कि हाँ, हम जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करा सकते हैं इस एरिया के अंदर, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, और ये नाराज़गी उन्होंने जताई बाय अटैकिंग द पोलिंग बूथ्स। इनफैक्ट कई जगह पर तो जो ईवीएम मशीन है उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये माना जा रहा है कि इन टोटल जो 2107 पोलिंग स्टेशंस थे मणिपुर के अंदर फर्स्ट फेज़ में, उसमें से जो इनर मणिपुर सीट है उसके 30 पोलिंग स्टेशंस और जो आउटर मणिपुर सीट है उसके 10 पोलिंग स्टेशंस पर जो है अटैक किया गया है। और अब इन सभी अटैक्स की वजह से मणिपुर के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो दोबारा होंगे। जी हाँ, मणिपुर का जो इलेक्शन कमिश्नर है उसने ये अनाउंस किया है कि 10 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा से जो है वोटिंग होगी, क्योंकि जो ईवीएम मशीन है जो कि वोट्स को काउंट करती है वो ही जो है डिस्ट्रॉय कर दी गई है। तो इसीलिए कुछ इलाकों में जो है वापस से इलेक्शंस किए जाएंगे, और जो नई डेट है इलेक्शन की, इट इज़ 22 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल को मणिपुर के अंदर जो 10 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर दोबारा वोट होगा, दोबारा से जो है पोलिंग होगी। अगर हम उन एरियाज़ की बात करें जहाँ पर वायलेंस हुआ है, कौन कौन से वो एरियाज़ हैं मणिपुर के अंदर जहाँ पर वोट कास्ट करते समय जो है अटैक किया गया है, तो जो पोलिंग स्टेशंस इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे दे आर मोइरंगकम्पु साजेब, थोंगम लेकई। इसके अलावा 4 स्टेशंस जो हैं जो कि क्षेत्रीय गाँव के अंदर थे उन पर अटैक हुआ है, और एक जो थोंगजू के अंदर था इन दी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर अटैक किया गया है। इसके अलावा 3 पोलिंग स्टेशन जो कि उरीपोक में थे उन पे अटैक किया गया है, एंड 1 इन कोंथाउंजांग इन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और जब इन अटैक्स के बारे में वहाँ के जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे इन सभी पोलिंग स्टेशंस पे जो है लोग आए, वहाँ पे उन्हें अटैक किया, जो प्रॉपर्टी थी उसे डिस्ट्रॉय किया, उसको डैमेज किया, इंटेंशनली डैमेज किया। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें जला दिया। इस तरीके से जो पूरा सिनेरियो था वो ऐसा बन गया था कि इलेक्शन जो हैं वो ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाए, इतना वायलेंस देखने को मिला। पोलिंग स्टेशंस के पास गन फायर की गई जो कि वैली एरिया में थे, तो जो स्टेशंस वैली एरिया के अंदर थे वहाँ पर जो है गन फायर देखने को मिली। तो इस वजह से जो प्रोसेस बहुत स्मूथली हो सकता था उसे इस तरीके से डिसरप्ट किया गया, और इसी वायलेंस की वजह से जो ईवीएम्स हैं, जो वोटिंग मशीन्स हैं, उन्हें भी डैमेज कर दिया गया है। और इसी वजह से जो वायलेंस की कंप्लेन है वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास की गई कि कैसे जो है बूथ को कैप्चर किया जा रहा है, वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, ईवीएम मशीन्स को ख़राब कर दिया गया है, डैमेज कर दिया गया है। तो जब ये पूरी कंप्लेन चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास की गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पूरे मैटर को डिटेल में समझेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेकिन इस पूरे वायलेंस के बावजूद भी जो इलेक्शन कमीशन है, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि मणिपुर के अंदर जैसे हालात हैं, जैसे इतने एथनिक क्लैशेस जो पिछले एक साल से देखने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो ये वोटिंग प्रोसेस है ये काफ़ी पीसफुल रहा। दो इस तरीके के इंस्टेंसेस सामने आए, दोबारा से जो है रीपोलिंग करवानी पड़ रही है अब, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है वोटिंग जो है शांति से हुई है, क्योंकि पिछला एक साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था मणिपुर के लिए। और इस सब के बावजूद भी जो वोटर टर्नआउट था वो 72.17% था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। भले मणिपुर के अंदर जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर हम 2019 की बात करें तो उस टाइम पर अराउंड 82% था और इस बार 72% है। हाँ, 10% कम है, लेकिन अगर हम नॉर्थ के कुछ स्टेट से कंपेयर करें, जैसे कि बिहार हुआ, उत्तराखंड हुआ, तो उनके कंपैरिजन में जो वोटर टर्नआउट है मणिपुर का वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि इतने क्लैशेस के बावजूद भी, इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी मणिपुर के जो लोग हैं वो अपना राइट टू वोट का एक्सरसाइज करने गए और वहाँ पर जाके उन्होंने वोट कास्ट किया। दो वहाँ पर अटैक्स हुए, पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लिया गया, कुछ लोगों को इंजरी भी हुई, लेकिन फिर भी जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी अच्छा रहा। और इसके रिगार्ड में जो कंप्लेन है जो कि इलेक्शन कमिश्नर को की गई, तो उन्होंने क्या कहा कि अब उन एरियाज़ की जहाँ पर ईवीएम मशीन्स ख़राब हो गई हैं, वोट काउंट ही नहीं किए जा सकते हैं, तो उन केसेस में उन जगहों पर जो है दोबारा से वोटिंग होगी 22 अप्रैल को।
अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि कैसे ये डिसाइड किया जाता है कि जो पोलिंग है वो दोबारा की जाएगी, किसके पास ये पावर है। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, कब होना है, कैसे होना है, क्या प्रोसेस होगा, कितने फेजेस में होना है, तो इससे रिलेटेड कोई भी जो डिसीजन होता है वो डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो इलेक्शन कमीशन के पास होती है। ये एक 3 मेंबर बॉडी होती है जहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके अलावा और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो कि इंडिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर कैसे वोटिंग होती है ये डिसाइड करते हैं। और उन्हें ये पावर कहाँ से मिलती है? उन्हें ये पावर मिलती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 324 से 329 है, ये सभी आर्टिकल्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। और जो आर्टिकल 324 है वो ये पावर देता है इलेक्शन कमिश्नर को कि वो अपने हिसाब से, ये ऑटोनॉमी देता है कि वो इंडिपेंडेंटली इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी पावर किसके पास आ जाती है? इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है। और वैसे ही जब इस तरीके का कोई वायलेंस होता है या कोई भी इलेक्शन प्रोसेस को डिसरप्ट कराने की कोशिश कर रहा होता है तो उस केस में किसे कंप्लेंट की जाती है? इसी इलेक्शन कमीशन को की जाती है। तो जब इलेक्शन कमीशन के पास इस तरीके की कंप्लेंट आती है तो फिर वो डिसाइड करता है कि इस रिगार्ड में क्या करें, क्या वापस से इलेक्शन कराएं, वापस से पोलिंग कराएं, या फिर अगर कैंडिडेट ने कुछ किया है तो उसका कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है उसका ख़त्म कर दें कि नहीं अब ये खड़ा ही नहीं होगा। तो सिचुएशन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि इस तरीके के केसेस में जहाँ पर जो पोलिंग है उसे डिसरप्ट किया गया है, इलेक्शन प्रोसेस को डिसरप्ट किया गया है, तो उस केस में क्या करना है, तो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। अब पोलिंग दोबारा होगी, इससे रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर कहाँ से आती है? ये पावर आती है उनके पास फ्रॉम दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो ये जो लॉ है, ये जो स्टैट्यूट है, ये पॉलिटिकल पार्टीज से कि कैसे उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाए, कैसे इलेक्शन कमीशन उन्हें रिकॉग्नाइज़ करता है। तो इस लॉ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं। और वैसे ही जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे वायलेंस हुआ है इतना जो है कि ईवीएम मशीन ख़राब हो गई, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि दोबारा से जो है पोलिंग करानी पड़ सकती है, तो उसके लिए हमारे पास जो है सेक्शन 58 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो पावर देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो दोबारा से जो है इलेक्शंस कंडक्ट करा सकते हैं। अगर हम सेक्शन 58 की बात करें तो सेक्शन 58 का जो सब क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि अगर किसी भी इलेक्शन के दौरान जो बैलेट बॉक्स है या फिर जो पोलिंग स्टेशन है एक जगह पर, उसे अनलॉफुली जो है कैप्चर कर लिया गया है, या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो कस्टडी है वो ले ली गई है, या रिटर्निंग ऑफिसर से जो कस्टडी है वो ले ली गई है, या फिर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो वहाँ पर प्रॉपर्टी है उसे डैमेज कर दिया गया है, या फिर जो ईवीएम मशीन है उसे डैमेज कर दिया गया है इस तरीके से कि जो वोट्स की रिकॉर्डिंग है वो की ही नहीं जा सकती, तो उस केस में जो है इलेक्शन कमीशन जो है दोबारा से जो है इलेक्शन करा सकता है। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के पास जो है ऐसी कंप्लेंट आएगी, फिर वो देखेगा कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा कि क्या हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि वोट की काउंटिंग हो ही नहीं सकती, पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो गया है, तो उस केस में जो वो पोल है, जो इलेक्शन हुआ है, उसे नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर किया जाएगा और दोबारा से फ्रेश पोल होंगे जिसके लिए एक डे जो है नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि भले वायलेंस हुआ है, कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी जो वोट्स हैं वो काउंट हो सकते हैं और दोबारा कंडक्ट कराने से भी, दोबारा इलेक्शन करने से भी जो है रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो शायद वो मना भी कर दें कि नहीं कराना, दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन कि उन्हें क्या लगता है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा ही डिसीजन मणिपुर के केस में भी लिया गया है कि इन कुछ पोलिंग स्टेशंस के अंदर दोबारा से जो है वोटिंग होगी 22 अप्रैल को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रीपोलिंग इन मणिपुर। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो पोलिंग है वो शांति से हो पाएगी? भले ही जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो शांति से करा लेगा, पीसफुली करा लेगा, लेकिन फिर भी क्या वहाँ के लोग खुश हैं? क्योंकि मणिपुर की जो बेसिक इशू है, बेसिक प्रॉब्लम है मैतीज़ और कुकीज़ के बीच में, वो अभी भी सेम है। अगर हम
मणिपुर को देखें तो जो मैतीज़ हैं वो इम्फाल वैली के अंदर रहते हैं और जो उसके चारों तरफ जो ऊपर का जो हिली रीजन है वहाँ पर कुकी रहते हैं। ये एक ऐसी ज्योग्राफी है जहाँ पर पीस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उनके बीच के इश्यूज़ हैं, जो कम्युनिटी इश्यूज़ हैं इन रिस्पेक्ट टू दी शेयर ऑफ द रिसोर्सेज, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और इलेक्शन हो ना हो, पीसफुली हो जाए, इससे उनकी जो इंटरनल इश्यूज़ हैं वो कोई रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। सो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट जो फेज़ है, नेक्स्ट जो उनके जो इलेक्शंस होंगे उसमें क्या होता है। बट जो इशू है, जो इंटरनल प्रॉब्लम है, वो अभी भी सेम है। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।